तुम्हारा मतलब है कि हम दरख्तों पर छलांगे लगाते हुए मचानों वाले दरख्तों की तरफ जाएं? जोसेफ ने कहा, हाँ, दरख्त एक दूसरे से फासले पर तो हैं, लेकिन उनकी शाखें काफ़ी बड़ी हैं और दरख्तों के नज़दीक आ रही हैं। अगर हम दरख्तों पर चढ़कर शाखों को पकड़ते हुए आगे जाएंगे तो अंधेरे की वजह से नीचे मौजूद वहशी हमें नहीं देख सकेंगे, जवाना ने कहा। गुड आइडिया, वाकई हम ऐसा कर सकते हैं। आओ इस दरख्त पर चढ़ जाएं। ये दरख्त ऊंचा भी है और आगे से झुककर अगले दरख्त से जुड़ा हुआ भी है। हम ऐसे ही दरख्तों का इंतखाब करेंगे और तेज़ी से बास तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जोसेफ ने कहा। और फिर वो दोनों बंदरों की फुर्ती से दरख्त पर चढ़ते चले गए। दरख्त का ऊपर वाला हिस्सा आगे से झुका हुआ था और आगे मौजूद एक और दरख्त से मिल रहा था। वो शाख से होते हुए दूसरे दरख्त पर आए और फिर दूसरे दरख्त की शाखों से गुजरते हुए आगे मौजूद तीसरे दरख्त पर आ गए। इसी तरह वो चलते चलते आगे बढ़ रहे थे कि जोसेफ एक बार फिर रुक गया। अब क्यों रुक गए? जल्दी करो, अब हम इन मचानों से ज़्यादा दूर नहीं हैं जिनमें मास्टर और बाकी सब मौजूद हैं। बस 8-10 दरख्तों का फासला है। इन दरख्तों से होते हुए हम वहशियों से पहले मास्टर तक पहुंच जाएंगे, जवाना ने कहा। अपना सांस बंद कर लो जवाना, जल्दी, और जितनी देर तक सांस रोक सकते हो रोक लेना, जोसेफ ने खौफ भरे लहजे में कहा। मगर क्यों? जवाना ने इतने ही कहा था कि उसे हल्की हल्की इंतहाई बदबूदार श्रान सी महसूस हुई। इस श्रान को महसूस करते ही जवाना ने फ़ौरन अपना सांस रोक लिया। जोसेफ की नज़रें सामने मौजूद दरख्तों की झुंड पर जमी हुई थी जहां इमरान और उसके साथियों की मचानें मौजूद थी। जोसेफ और जवाना जिस दरख्त पर मौजूद थे वहां से वो इस मचान को आसानी से देख सकते थे जिसमें इमरान और उसके साथी मौजूद थे। जोसेफ को इमरान मचान से झुककर नीचे झुकता हुआ दिखाई दे रहा था। बास, सांस रोक लो, फॉर गॉड सेक, यहाँ मकारगी का वार किया गया है। अगर तुम पर मकारगी का असर हो गया तो तुम बेहोश हो जाओगे। जल्दी करो बास, अपना सांस रोक लो, प्लीज़ प्लीज़, जोसेफ ने दिल ही दिल में चीखते हुए इमरान को कहा। उसने चूँकि सांस रोका हुआ था इसलिए वो चीख कर इमरान को कुछ नहीं कह सकता था। वो जानता था कि अगर उसने इमरान को कुछ बताने के लिए मुंह खोला तो उसकी सांसों में कुछ कहने से पहले ही श्रान शामिल हो जाएगी और वो फ़ौरन बेहोश हो जाएगा। उसी लम्हे ये देखकर जोसेफ की आंखें फाट पड़ीं कि इमरान मचान से उलटकर सर के बाल नीचे ज़मीन पर गिर रहा था। इमरान को इस तरह सर के बाल नीचे गिरते देखकर जोसेफ और जवाना की आंखें फैल गईं और फिर इन दोनों की नज़रें दरख्त की जड़ की तरफ गईं तो ये देखकर उनके चेहरों पर सुकून आ गया कि वहाँ खुश्क घास का ढेर पड़ा हुआ था जो मचानों पर जाने वाली सीढ़ियों को छुपाने के लिए शिकारियों ने फैला रखा था। घास का ढेर काफ़ी ऊंचा था। इमरान सर के बाल घास के इस ढेर पर गिरा और फिर पलटा खाकर नीचे गिरता चला आया। उसे चोट लगने का कोई अंदेशा नहीं था। मास्टर को क्या हुआ है? ये इस तरह मचान से नीचे क्यों गिर गया? जवाना ने जोसेफ का कांधा पकड़कर उसे हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए इशारों से कहा। रुको, अभी बताता हूँ, जोसेफ ने इशारे से ही उसे जवाब देते हुए कहा। तो जवाना खामोश हो गया। उसी लम्हे जोसेफ ने इस मचान को एक साए को निकल कर दाएं तरफ मौजूद एक दरख्त पर छलांग लगाते देखा। इस साए को देखकर जोसेफ बुरी तरह से चौंक पड़ा। साया के कंधे पर एक लड़की थी जो बेहोश दिखाई दे रही थी। साया किसी औरत का मालूम हो रहा था जो मचान से किसी लड़की को कंधों पर डाले छलांग लगाकर दूसरे दरख्तों पर चली गई थी और फिर वो लड़की को लिए मुख्तलिफ दरख्तों पर छलांगे लगाती हुई दूर दी जाती दिखाई दी। वो जूलिया थी जिसे साया मचान से उठाकर दरख्तों पर छलांगे लगाता हुआ वहां से भाग गया था। साया को इस तरह जूलिया को अपने साथ ले जाते देखकर जोसेफ फिर बेचैन हो गया। उसके चेहरे के अज़लात बुरी तरह से फड़कना शुरू हो गए। फिर कुछ ही देर में उन्होंने वहशियों को तेज़ी से इन मचानों की तरफ बढ़ते देखा जहां इमरान के साथी मौजूद थे। वो वहशियों ने इमरान को उठा लिया था और बाकी वहशी तेज़ी से मचानों पर बढ़ते जा रहे थे। अब हम सांस ले सकते हैं, जोसेफ ने सांस लेते हुए जवाना से मुखातिब होकर कहा। तो जवाना ने मुंह खोलकर ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर दिया। इतनी देर तक सांस रोकने की वजह से उसका सीना बुरी तरह से फूल गया था और सांस रोकने की वजह से उसका चेहरा सुर हो गया था। ये सब क्या हो रहा है और तुम इस तरह क्यों यहाँ रुके हुए हो? कुछ करते क्यों नहीं? वैश्यों ने मास्टर और बाकी सबको पकड़ लिया है और अगर उन्होंने मास्टर और इन सबको हलाक कर दिया तो सांस बहाल होते ही जोसेफ ने जवाना पर बुरी तरह से बिगड़ते हुए कहा। नहीं, ये वैश्य मास्टर और उसके साथियों को हलाक नहीं करेंगे, जोसेफ ने कहा। कुछ देर पहले तो तुमने कहा था कि शिकारा कबीले के वैश्य इंतहाई शफाक हैं और वो मास्टर और उनके साथियों को हलाक करने के लिए यहाँ आए हैं, और आप कह रहे हो कि वैश्य मास्टर और उनके साथियों को हलाक नहीं करेंगे। जवाना ने हैरान होते हुए कहा। ये बात मैंने मकारगी का वार होने से पहले कही थी। मकारगी के वार की वजह से मुझे यकीन हो गया है कि शिकारा कबीले के वैश्य बास और उनके साथियों को हलाक करने नहीं आए हैं बल्कि वो उन्हें बेहोश करके यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं, जोसेफ ने कहा। मकारगी? ये मकारगी के वार से तुम्हारी क्या मुराद है? जवाना ने हैरान होकर कहा। ये काले जादू का एक वार होता है जो शैतानी दरायात करती हैं। इस वार के लिए उन्हें मुर्दा जानवरों की गली सड़ी लाशों की ज़रूरत पड़ती है। इनसे होलनाक बदबू फैल जाती है। जो इस बू की जद में आता है वो बेहोश हो जाता है, जोसेफ ने जवाब दिया। हाँ, मैंने भी ऐसी ही बू महसूस की थी, लेकिन मैं और तुम इस बू से तो बेहोश नहीं हुए हैं, जवाना ने कहा। हमने बर वक्त सांस रोक लिए थे, इसीलिए हम अभी तक महफूज हैं, जोसेफ ने कहा। तो जवाना ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। वो देखो, वहशी बास और बाकी सबको एक जगह जमा कर रहे हैं। अब वो इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहे हैं ताकि हमारा कोई साथी हो तो वो उसे भी उठा कर ले जा सकें, जोसेफ ने कहा।
उसने वहशियों को वाकई इधर उधर फैलते देखा था। वहशी दरख्तों के इर्द गिर्द देख रहे थे कि शायद मचानों से कोई इमरान की तरह इन्हें नीचे गिरा हुआ मिल जाए, लेकिन वहाँ कोई नीचे नहीं था। वहशी चंद लम्हे नीचे घूमकर इधर उधर बाकी अफराद को तलाश करते रहे, लेकिन जब उन्हें वहाँ कोई ना मिला तो उन्होंने इमरान और उसके साथियों को उठाया और उन्हें लेकर एक तरफ रवाना हो गए। ये मास्टर और हमारे दूसरे साथियों को कहाँ ले जा रहे हैं? जवाना ने पूछा। मालूम नहीं, आओ हम इनके पीछे चलते हैं, लेकिन चलने से पहले हमें मचानों से जाकर अपने थैले उठाने होंगे। उन्होंने बास और उनके साथियों को ही उठाया हुआ है और हमारा सारा सामान मचानों में ही छोड़ दिया है, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जवाना ने इस बात पे सर हिला दिया। जब वहशी मचानों से आगे निकल गए तो जोसेफ और जवाना दरख्तों से उतरे और तेज़ी से मचानों वाले दरख्तों की जानिब भागते चले गए। वो तेज़ी से इस मचान पर आए जहाँ से वो तालाब ढूंढने लेकर गए थे, और जिस मचान में इमरान और बाकी सब मौजूद थे। ये देखकर उनकी आंखें चमक उठीं कि उनके थैले मचानों में जू के तू मौजूद थे। वहशियों ने उनके सामान को हाथ भी नहीं लगाया था। जोसेफ और जवाना ने अपने अपने थैले उठाए और फिर जोसेफ ने कुछ सोचकर इमरान का थैला भी अपने थैले के साथ दूसरे कंधे पर लटका लिया। चलो जल्दी करो, कहीं वहशी मास्टर और हमारे साथियों को लेकर दूर ना निकल जाएं, जवाना ने कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो एक दूसरे के पीछे चलते हुए सीढ़ी के जरिए दरख्त से नीचे उतरते चले गए। इन दोनों ने अपने थैलों से मशीन गनें निकाल कर हाथों में ले ली थीं। फिर वो तेज़ी से इस तरफ दौड़ने लगे जहाँ वो वहशी इमरान और उसके साथियों को लेकर गए थे। क्या ख्याल है, हमें पीछे से उन पर हमला करना चाहिए? जवाना ने कहा। नहीं, अगर हमने उन पर हमला किया तो ये मत भूलो कि बास समेत हमारे साथी उनके कब्जे में हैं। वो सब बेहोश हैं, जिन्हें हलाक करने में एक लम्हे का भी वक्त नहीं लगेगा, जोसेफ ने कहा। तो जवाना एक तवील सांस लेकर रह गया। क्या ये इन सबको कबीले में लेकर जा रहे हैं? जवाना ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। जाहिर है, और कहाँ ले जा सकते हैं उन्हें? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हमें खामोशी से उनका पीछा करना चाहिए। इस तरह हम उनके कबीले तक भी पहुंच जाएंगे और फिर हम बाहर से उनके कबीले का जायज़ा ले लेंगे और मौका मिलते ही अपने साथियों को छुड़ाने के लिए उनके कबीले पर हमला कर देंगे, जोसेफ ने कहा। ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हम इस तरह उनकी कैद से मास्टर और बाकी सबको भी छुड़ा लेंगे और अगर सरदावर और उनके साथी भी वहाँ हुए तो हम उन्हें भी वहाँ से निकाल लेंगे, जवाना ने कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो खामोशी से वहशियों के पीछे चलना शुरू हो गए। वहशी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए बगैर आगे बढ़े जा रहे थे। वो सब खामोशी से अपना सफ़र कर रहे थे। जवाना ने साय को मचान से निकाल कर जूलिया को निकाल कर ले जाते हुए देखा था, इसीलिए वो इससे कुछ मुताना मुनासिब नहीं समझ रहा था। अलबत्ता वो मुसलसल जूलिया के बारे में सोच रहा था कि वो कटांगा देवी का ही साया था जो जूलिया को शिकारा कबीले के वहशियों से पहुंचाने से पहले वहां से निकाल कर ले गई थी। वहशी कई घंटों तक जंगल के मुख्तलिफ रास्तों पर चलते रहे। जंगल अब इंतहाई घना हो गया था, जिसकी वजह से हर तरफ तारीकी ही तारीकी छाई हुई थी। वैसे भी अब रात हो गई थी, जिसकी वजह से तारीकी में बेपनाह इजाफा हो गया था। तारीकी में देखने के लिए जोसेफ और जवाना ने अपने थैलों में से ऐसी गॉगल्स निकाल कर आंखों पर चढ़ा ली थी जिनके लेंस नाइट टेलीस्कोप की तरह काम करते थे और वो रात की तारीकी में भी दिन की रोशनी की तरह देख सकते थे। जोसेफ और जवाना वहशियों का ताकुब करते हुए वक्फे वक्फे से किसी न किसी दरख्त पर चढ़ जाते थे और ये देखने की कोशिश करते थे कि आखिर वहशी उनके साथियों को कहाँ ले जा रहे हैं और उनका कबीला वहाँ से कितने फासले पर है। लेकिन घने जंगल में ना तो इन्हें दूर दूर तक किसी कबीले के आसार दिखाई दे रहे थे और ना ही वहशी कहीं रुकने का नाम ले रहे थे। वो तारीकी में भी यूँ बड़े चले जा रहे थे जैसे वो तारीकी में भी आसानी से रास्ता देख सकते हों। आखिर इनका सफ़र कब ख़त्म होगा, कब पहुँचेंगे ये अपने कबीले में? जवाना ने बुनाए हुए लहजे में कहा। क्यों, क्या तुम थक गए हो? जोसेफ ने कहा। नहीं, मैं इनसे जल्द मास्टर और अपने दूसरे साथियों को बचाना चाहता हूँ, जवाना ने कहा। उनका कबीला कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानता। बहरहाल देखते हैं कि ये कहाँ तक जाते हैं। मुझे भी उनकी इस तरह मुसलसल चलते रहने पर हैरत हो रही है। जिस अंदाज में ये मचानों के पास आए थे, इससे तो लगता था कि इनका कबीला ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब ये इस तरह मुसलसल चलते जा रहे हैं जैसे उनका कबीला जंगल के इंतहाई सिरे पर मौजूद है, जोसेफ ने कहा। मुझे मास्टर और दूसरे साथियों की फ़िक्र ना होती तो मैं इन पर यहीं हमला कर देता और उनके हलक में हाथ डालकर उनसे अपने साथियों को छुड़वा लेता। लेकिन अफसोस, एक तो मास्टर और हमारे साथी उनके कब्जे में हैं और दूसरा ये कि वो बेहोश हैं, जवाना ने गसीले लहजे में कहा। इसलिए तो मैं भी खामोश हूँ, जोसेफ ने जवाब दिया। वहशी काफ़ी देर तक चलते रहे। फिर वो दरख्तों के झुंड से निकलकर एक ढलानी मैदान में पहुंच गए। वो ढलानी से उतरकर एक मैदानी इलाके में आए और सामने मौजूद छोटे छोटे पहाड़ी टेलों की जानिब बढ़ना शुरू हो गए। ये तो पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं, जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। हो सकता है इन पहाड़ियों के पीछे इनका कबीला हो, जवाना ने कहा। नहीं, जंगलों के वहशी पहाड़ी मुकाम पर नहीं कबीले बनाते। इनके कबीले घने जंगलों में होते हैं ताकि वो इर्द गिर्द आने वाले जानवरों का शिकार कर सकें। इन खुले मुकामात पर दरिंदे तो होते हैं, लेकिन वहशियों को अपने खाने के लिए शिकार नहीं मिलता। जंगलों में उन्हें पानी भी मिल जाता है और फलदार दरख्तों की भी कसरत होती है, जबकि ढलानी और मैदानी इलाकों में ऐसा कुछ नहीं होता, जोसेफ ने जवाब दिया। तब फिर ये इस तरफ क्यों जा रहे हैं, जवाना ने पूछा। पता नहीं, बहरहाल हम उनके पीछे जा रहे हैं, देखते हैं आखिर ये कहाँ जाते हैं, जोसेफ ने कहा।
वहशी ढलान उतरते हुए मैदानी इलाके में आए और फिर वो सामने मौजूद पहाड़ियों की जानिब बढ़ते चले गए। इन पहाड़ियों पर भी छोटे बड़े दरख्त मौजूद थे, इसीलिए जोसेफ और जवाना को उनके ताक़ुब में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। वहशी एक पहाड़ी कबीले के करीब जाकर पहुंचकर रुक गई। ये पहाड़ी चारों तरफ से लंबे और बड़े बड़े दरख्तों से घिरी हुई थी। वहशी पहाड़ी के नज़दीक ही जाकर रुक गए थे। उन्होंने इमरान और उसके साथियों को उठाया हुआ था। ये सब यहाँ क्यों रुक गए हैं और बाकी वहशी मास्टर और हमारे दूसरे साथियों को पहाड़ी पर ले जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। आओ देखते हैं, जोसेफ ने कहा। और फिर वो एक दरख्त पर चढ़ गया। उसे चढ़ते देखकर जवाना भी उसके पीछे आ गया। दोनों दरख्तों के सबसे ऊपर वाले हिस्से में आ गए और मोटी शाहों पर बैठ गए। इस दरख्त से वो दूर तक का मंजर आसानी से देख सकते थे। वहशी चूँकि इमरान और उसके साथियों को लेकर काफ़ी ऊपर चले गए थे, इसीलिए जोसेफ और जवाना गॉगल्स के लेंस को बार बार एडजस्ट कर रहे थे ताकि वो इन वहशियों को देख सकें कि वो उनके साथियों को कहाँ लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये देखकर उनकी परेशानी की हद न रही कि वहशी इमरान और उसके साथियों को लेकर पहाड़ी पर चढ़कर पहाड़ी की दूसरी तरफ उतर गए थे। उन्होंने पलट कर देखा तो पहाड़ी के पास रुके हुए वहशी पलट कर वापस जा रहे थे। शायद उनका काम ख़त्म हो गया था, इसलिए वो वापस अपने कबीले की तरफ रवाना हो गए थे। हमें फ़ौरन पहाड़ी की दूसरी तरफ जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि वहशी मास्टर और हमारे दूसरे साथियों को पहाड़ी की दूसरी तरफ ले जाकर हलाक कर दें। जवाना ने परेशानी के आलम में कहा। हाँ आओ, जोसेफ ने भी कहा। और फिर वो दरख्तों से उतरकर इस तरफ भागना शुरू हो गए जिस तरफ वो वहशी गए थे। इस तरह उन्हें एक लंबा चक्कर काटना पड़ रहा था, लेकिन जोसेफ को यकीन था कि अगर वो तेज़ी से भागते रहे तो वो ज़रूर पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। कुछ देर में वो भागते हुए पहाड़ी के पिछले हिस्से में पहुंच गए और ये देखकर इन दोनों के चेहरों पर परेशानी उभर आई कि जो वहशी इमरान और उसके बेहोश साथियों को लेकर पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरे थे, अब वो हाली हाथ वापस पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। बास और हमारे बाकी साथी कहाँ हैं? कहीं इन वहशियों ने इन सबको किसी खाई में तो नहीं फेंक दिया? जोसेफ ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। और नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनमें से किसी को भी एक जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जवाना ने गसीले लहजे में कहा। और फिर वो तेज़ी से पहाड़ी पर जाने वाले वहशियों की तरफ भागता चला गया। उसे भागते देखकर जोसेफ ने भी दौड़ लगा दी। इस तरफ आने वाले वहशियों की तादाद कम थी। यहाँ सिर्फ वही वहशी आए थे जिन्होंने इमरान और उसके बेहोश साथियों को उठा रखा था और उनकी तादाद 20 से ज़्यादा नहीं थी। जवाना जैसे ही इन वहशियों के नज़दीक पहुंचा, उसने वहशियों पर अचानक फायरिंग करना शुरू कर दी। फायरिंग होते ही कई वहशी उछलकर पहाड़ी से नीचे गिरते चले गए। फायरिंग होते देखकर तेज़ी से वहशी पहाड़ियों की चट्टानों की ओट में चले गए, लेकिन जोसेफ और जवाना खुद को इनकी नेदों और कुल्हाड़ियों से बचाते हुए इन चट्टानों के पीछे पहुंच गए जहां वहशी छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। जवाना ने तो चट्टान के पीछे जाते ही वहशियों को देखकर उन पर फायरिंग करना शुरू कर दी। जोसेफ भी उछलकर एक चट्टान के पीछे आया जहां 4 वहशी छुपे हुए थे। जोसेफ ने फायरिंग करके इनमें से 3 वहशियों को हलाक किया। खुद को गोलियों से बचाने के लिए चौथे वहशी ने अपना मुंह चट्टान की तरफ कर लिया और वह चट्टान से यूं चिमट गया जैसा ऐसा करने से वो गोलियों से बच जाएगा। जोसेफ ने दाएं तरफ भागने वाले 3 मजीद वहशियों को निशाना बनाया। फिर वो मशीन गन लिए तेज़ से चलता हुआ वहशी के नज़दीक आ गया। वहशी चट्टान से चिपका बुरी तरह से लड़त रहा था। इधर देखो मेरी तरफ, जोसेफ ने वहशी के नज़दीक ले जाकर इंतहाई क्रफ्त लहजे में कहा। तो वहशी ने थरथराते हुए अपना रुख जोसेफ की तरफ मोड़ लिया। उसके चेहरे पर मौत के खौफ के तासुरात दिखाई दे रहे थे और वो बेहद खौफज़दा दिखाई दे रहा था। जोसेफ और उसके हाथ में मौजूद आग उगलने वाला असलहा देखकर उसका रंग और ज़्यादा स्याह पड़ गया था और वह जोसेफ की जानिब इंतहाई रहम भरी नज़रों से देख रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? जोसेफ ने आगे बढ़कर मशीन गन उसके सीने से लगाकर कहा। मम मैं वागवारी हूँ, क्लाश वागवारी, वहशी ने कामते हुए लहजे में कहा। क्या तुम्हारा ताल्लुक शिकारा कबीले से है? जोसेफ ने पूछा। हाँ मैं शिकारा कबीले से हूँ, वहशी ने उसी तरह कामते हुए लहजे में जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारा कबीला? जोसेफ ने पूछा। वो जंगलों के इस तरफ है, यहाँ से 1000 नेज़ों के फासले पर। वहशी ने हाथ उठाकर उंगली से इस तरफ इशारा करते हुए कहा जिस तरफ से वो आए थे। अगर तुम्हारा कबीला जंगलों के इस पार है तो फिर तुम यहाँ क्या लेने आए थे? जोसेफ ने पूछा। वो हम वहशी ने हकलाते हुए कहा। इधर जवाना पहाड़ी पर भागने वाले वहशियों को चुन चुन कर हलाक कर रहा था। वो बाकी वहशियों को मौत की नींद सुलाने में मसरूफ़ हो गया था। सीधी तरह बताओ वरना मैं तुम्हें इसी तरह से हलाक कर दूंगा जैसे मैंने और मेरे साथी ने तुम्हारे दूसरे साथियों को हलाक किया है, जोसेफ ने गरा कर कहा। हम यहाँ इन अजनबी लोगों को स्याह कुएं में फेंकने के लिए आए थे जिन्हें हमें हमारे बड़े सरदार ने काले जादू से बेहोश किया था, वहशी ने जवाब दिया। तो जोसेफ बुरी तरह से उछल पड़ा। स्याह कुआं? ओ कौन सा स्याह कुआं? कहाँ है वो कुआं? जोसेफ ने इंतहाई परेशानी के आलम में पूछा। वो कुआं सामने दरख्तों में मौजूद है, वहशी ने सामने इशारा करते हुए कहा। तो जोसेफ चौंक पड़ा, लेकिन उसे दरख्तों में कोई कुआं दिखाई नहीं दे रहा था। ओह, क्या तुमने सबको बेहोशी की हालत में ही इस कुएं में फेंक दिया है? जोसेफ ने गसीले लहजे में कहा। हाँ, हमारे बड़े सरदार को हुक्म था और हमने उसके हुक्म पर अमल किया है, वहशी ने जवाब दिया। इसी लम्हे जवाना वाकई वहशियों को हला करके भागता हुआ वहाँ आया। वो बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा था। क्या हुआ कि इसने बताया है कि मास्टर और हमारे बाकी साथी कहाँ हैं? जवाना ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। हाँ, ये कह रहा है कि उन्होंने पास और हमारे साथियों को एक कुएं में फेंका है।
जोसेफ ने कहा तो जवाना बुरी तरह से उछल पड़ा कुएं में। ओ कहाँ है वो कुआं? जवाना ने बुरी तरह से उछल कर कहा, वो सामने दरख्तों के झुंड में है। जोसेफ ने इन दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसके बारे में वहशी ने बताया था। मैं देखता हूँ, जवाना ने कहा और तेजी से इस तरफ भागता चला गया। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मुझे हलाक मत करो, जाने दो मुझे, वहशी ने जोसेफ के सामने हाथ बांधते हुए बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा। पहले ये बताओ कि तुम्हारे कबीले की आबादी कितनी है? जोसेफ ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए पूछा। हमारा कबीला बहुत बड़ा है, 800 से ज़ायद वहशी हैं, वहशी ने जवाब दिया। क्या शिकारा भी इसी कबीले में ही रहता है? जोसेफ ने पूछा। नहीं, वो कभी कभार ही कबीले में आता है, उसने कबीले के पास अपने लिए एक अलग झोंपड़ी बनाई हुई है जहाँ वो जाप करता है, वहशी ने जवाब दिया। अच्छा ये बताओ कि तैयारे से मेरा मतलब है लोहे के बड़े परिंदे से जिन अफराद को पकड़ा गया था वो कहाँ हैं और वो किस हाल में हैं? जोसेफ ने पूछा। वो सब जिंदा हैं और कबीले के पीछे सलाखों वाली एक बड़ी चौंपड़ी में कैद हैं, वहशी ने कहा। क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो? जोसेफ ने पूछा। हाँ चलो, मैं तुम्हें भी ले चलता हूँ, वहशी ने फ़ौरन कहा। तो जोसेफ के होंठों पर जहर अंगेज़ मुस्कुराहट आ गई। यहाँ ये वहशी अकेला था, इसीलिए हादसा डरा हुआ था। वो जोसेफ की बात फ़ौरन मान गया था, इसलिए वो जैसे ही पहाड़ी के नीचे मौजूद अपने साथियों के पास जाएगा तो वो ना सिर्फ उससे खुद को बचा लेगा बल्कि वो सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। अभी नहीं, पहले हमें अपने साथियों को कुएं से निकाल लेने दो, फिर हम एक साथ तुम्हारे साथ जाएंगे और इस तरफ से नहीं जहाँ पहाड़ी के पीछे तुम्हारे साथी मौजूद हैं, बल्कि हम दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि तुम्हारे कबीले के वहशी हमें ना देख सकें, जोसेफ ने कहा। तो इस वहशी का चेहरा बुझ सा गया। तुम अपने साथियों को कुएं से कैसे निकालोगे? वहशी ने कहा। क्यों, क्या कुआं ज़्यादा गहरा है? जोसेफ ने चौंक कर पूछा। हाँ, कुआं इंतहाई गहरा है और तुम इस कुएं में उतर भी नहीं सकोगे। हमने जैसे ही तुम्हारे साथियों को इस कुएं में गिराया था, उसी लम्हे हमारे बड़े सरदार की शैतानी ताकतों ने इस कुएं का मुंह बंद कर दिया था। इस कुएं के मुंह पर इतनी बड़ी पहाड़ी चट्टान खुद ब खुद आ गिरी थी जैसे 100 ताकतवर वहशी भी अपनी जगह से हिला नहीं सकते हैं, वहशी ने जवाब दिया। और इसकी बात सुनकर जोसेफ के चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए। उसी लम्हे उसे दरख्तों के झुंड से जवाना की तेज़ चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जवाना की चीख सुनकर जोसेफ तेजी से चौंक कर कुएं की तरफ बढ़ता चला गया। झुंड में पहुंचते ही जोसेफ को एक कुएं की मुंडेर पर जवाना दिखाई दिया जिसके ऊपर वो खड़ा था। फिर उसने कुएं की मुंडेर को देखा जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी वजनी चट्टान रखी हुई थी। चट्टान की वजह से कुएं का मुंह हर तरफ से बंद हो गया था। जवाना इस कुएं के पास खड़ा था, उसके चेहरे पर शदीद परेशानी और खौफ के तासुरात नुमायां थे। क्या हुआ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे थे? जोसेफ ने जवाना के करीब जाकर मुहातिब होकर पूछा। मैं तुम्हें बुला रहा था ये बताने के लिए इस कुएं पर हज़ारों मन वजनी चट्टान रखी है। मास्टर और हमारे बाकी साथी अगर इस कुएं में हैं तो हम उन्हें बाहर कैसे निकालेंगे? मैं इतनी बड़ी चट्टान देखकर घबरा गया था। ये इस कदर वजनी है कि 100 अफराद भी मिलकर शायद इसे उठा सकें। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी और भारी चट्टान हम वहशियों से उठा कर रखी कैसे। ये चट्टान वहशियों ने नहीं रखी, जोसेफ ने कहा। तो फिर क्या ये चट्टान खुद ब खुद कुएं के मुंह पर आ गई है? जवाना ने हैरान होकर कहा। नहीं, ये चट्टान किसी शैतानी ताकत ने सहाराना अंदाज में रखी है, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जवाना बेख्तियार परेशानी के आलम में चारों तरफ देखने लगा। क्या वो शैतानी ताकत अब भी यहीं कहीं मौजूद है? जवाना ने पूछा। उसकी बात सुनकर जोसेफ ने चौंक कर इधर उधर देखा और फिर हवा में कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा। नहीं, इस वक्त यहाँ कोई शैतानी ताकत मौजूद नहीं है, वो अपना काम करके वापस जा चुकी है, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जवाना के चेहरे पर कदरे इत्मीनान आ गया। अब इस चट्टान का क्या करें? इसे कुएं के मुंह से हटाए बगैर हम कुएं से मास्टर और दूसरे साथियों को बाहर कैसे निकालें? जवाना ने कहा। मैं भी ये सोच रहा हूँ, अगर हम इस चट्टान को किसी बम से ब्लास्ट कर दें तो। जवाना ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो चट्टान का मलबा सारा मलबा कुएं में जा गिरेगा और हमारे सारे साथी इस मलबे तले दब जाएंगे, जोसेफ ने कहा। ओह हाँ, ये तो मैंने वाकई सोचा ही नहीं था, जवाना ने कहा और एक बार फिर सोच में डूब गया। जोसेफ चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो कुएं पर पड़ी हुई चट्टान के इर्द गिर्द घूमकर उसे गौर से देखना शुरू हो गया। चट्टान वाकई इतनी बड़ी थी कि उसे हैवी क्रेन के बगैर वहाँ से हटाया ही नहीं जा सकता था।